हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 8 मोशन में रिमेनिंग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन देखा था, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो फिगर 8.11 मतलब ये वाली शोज the distance time graph of three objects A, B, and C. Study the graph and answer the following questions. First, which of the three is traveling the fastest? Which of the three is traveling the fastest? ठीक है ना। तो उसके लिए आपको लॉजिकली सोचना है कि यहाँ पे ये ग्राफ किसका है, सी का। ये ग्राफ किसका है, ए का। और ये जो ग्राफ है वो बी का। अब आप कोई भी टाइम ड्यूरेशन ले लो और सोचो कि किसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सबको मौका सेम देना है, मतलब सबको टाइम सेम देना है। सपोज़ मैं ये टाइम ड्यूरेशन ले लेता हूँ, समझना। सपोज़ मैं ये टाइम ड्यूरेशन ले लेता हूँ अप्रॉक्सीमेट 1.5 सेकेंड तक, ठीक है। अब बी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो वो कितना रहेगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे आओ, यहाँ से स्टार्ट किया था ना, ये क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी। अब चेक करो कि ये जो ए है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था। तो ए यहाँ पे है, बट उसने स्टार्ट किया था यहाँ से। ये क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए। अब सी के लिए चेक करते, सी के लिए चेक करते हम। तो सी यहाँ पे ही कहीं पे था। एक मिनट, प्रोसेसिंग हो रहा है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो सी भी अप्रोक्सीमेट यहीं पे था, बट उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी यहाँ से। तो ये जो डिस्टेंस है वो बन गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सी। अब सभी को हमने टाइम ड्यूरेशन सेम दिया था, देखो। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया, बी ने। मतलब आपका आंसर है बी। विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। तो फास्टेस्ट कौन है यहाँ पे, बी है। ओके, तो स्पीड सबसे कम रहेगी ए की, उससे ज़्यादा बी, सी की, और सबसे ज़्यादा बी की, ठीक है। ओके, अब ये आपने इस तरह कुछ सोचा कि सेम टाइम ड्यूरेशन दे के हमने कंपेयर कर लिया। आपको एक और रास्ता मैं दे देता हूँ कि आपको स्लोप देखना है, स्लोप, ठीक है ना। आप कहीं पे एडवेंचर पार्क पे ऐसे जाओ तो सपोज़ ये ऐसा कोई स्लोप होगा, ठीक है, और एक स्लोप ऐसा कुछ होगा। तो आप ये वाला पसंद करोगे यहाँ से नीचे आने के लिए, क्योंकि आप सोचोगे ये तो बच्चों का खेल है, ठीक है ना। आपको ये पसंद आएगा। तो जिसका ये स्लोप ज़्यादा, ठीक है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए जिसका ये स्लोप ज़्यादा, उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। अब सोचो ए के लिए ये स्लोप देखो बहुत ही कम है। यहाँ से अगर आप कोई बच्चा बैठ जाता है तो धीरे धीरे नीचे आएगा, है ना। सी का स्लोप देखो उससे ज़्यादा है, थोड़ा फटाफट नीचे आएगा अगर यहाँ से कोई बच्चा बैठता है तो। बी का स्लोप देखो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो बी का स्लोप है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब स्पीड ज़्यादा रहेगी। बट ये सिर्फ किसके लिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ स्लोप चेक कर लेना है, जिसका स्लोप ज़्यादा। तो यहाँ पे बी का स्लोप हमको सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, ठीक है। चलो फर्स्ट में आंसर आ गया कौन सा, तो ऑब्जेक्ट बी। ओके, सेकंड देखो, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड।
देखो जब भी ये सेम पोजीशन पे होंगे तब ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। ये पोजीशन देखो, तो यहाँ पे दो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक सी वाला और एक बी वाला। तब बोल सकते हो कि एक सेम पोजीशन पे कौन कौन है, बी एंड सी। ठीक है ना। सेम वे अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, दो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक कौन सा, बी वाला और एक सी, सॉरी ए। तो यहाँ पे बी एंड ए दोनों सेम पोजीशन पे मिल रहे हैं। सेम वे यहाँ पे जो ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है वो एक है ए वाला और एक है ये सी। तो यहाँ पे बोल सकते हो ए एंड सी सेम पोजीशन पे है, बट तीनों के तीनों ग्राफ एक ही पोजीशन से पास हो जाए ऐसा कहीं पे भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखो तो दो ग्राफ, यहाँ पे भी दो ग्राफ, यहाँ पे भी दो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एट अ टाइम दो ऑब्जेक्ट एक सिंगल पोजीशन पे आ सकते हैं। ठीक है ना, तीनों ऑब्जेक्ट एक ही पोजीशन पे है ऐसा कभी नहीं बना, मतलब यहाँ पे आंसर रहेगा नो। ओके, अभी सी चेक करते हैं। हाउ फार हैज़ सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासिस ए। समझना क्वेश्चन, समझना। जब ऑब्जेक्ट बी ए को पास कर रहा है तब सी ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सी व्हेन बी पासिस ए। अब चेक करते हैं कि बी है वो कहाँ पे पास करता है ए को। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये ग्राफ है बी का, दिख रहा है आपको, और ये ग्राफ है ए का, है ना। अब वहाँ पे टाइम क्या था वो नोट करो। अब वहाँ पे टाइम क्या था, तो यहाँ पे ये टाइम पे बी एंड ए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ए को बी है वो पास करके आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर। अब उसी टाइम के लिए सी कहाँ पे था, तो सी देखो यहाँ पे कहीं पे था। उसी टाइम पे सी का ग्राफ ये है भैया, देखना, ये अच्छे से ध्यान देना, ये है सी का ग्राफ। अब उसी टाइम पे आप सी कहाँ पे ढूंढोगे, तो यहाँ पे मिल रहा है सी, दिख रहा है आपको अच्छे से। तो ये हो गई सी की पोजीशन, तो सी यहाँ पे कहीं पे है देखो। ठीक है ना। अब सी ने इनिशियली कहाँ से स्टार्ट किया था, तो सी का ग्राफ तो देखो ये है ना, मतलब यहाँ से इनिशियली स्टार्ट किया था। ओके, अब यहाँ से इनिशियली स्टार्ट किया था। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालें, क्योंकि एग्जैक्ट उस पॉइंट पे कौन सा नंबर है वो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें एक ही काम करना है कि यहाँ पे कितने स्क्वायर जो एरिया है वो कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये ग्राफ को थोड़ा जूम कर देता हूँ। हो गया जूम ये। अब यहाँ पे हम काउंट करते हैं, चलो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अप्रोक्सीमेट 10। ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन मैंने थोड़ी क्रॉस में ड्रॉ की है। क्लियर। तो मतलब कितने स्क्वायर बन रहे हैं, 10। अब एक स्क्वायर के लिए डिस्टेंस कितना है वो हम निकाल लेते हैं। एक स्क्वायर के लिए डिस्टेंस कितना है वो हम निकाल लेते हैं। ओके, तो अभी सी में आपको क्या करना है, पहले तो एक स्क्वायर का डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे चेक करो कि जब ये 4 मीटर डिस्टेंस बना, जब ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस बना तब स्क्वायर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, तब 7 स्क्वायर्स थे, है ना। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 7 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू, कितना डिस्टेंस हो रहा था, 4 किलोमीटर। 7 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। ओके, तो
डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सी कितना है 10 बॉक्सेस। अब एक बॉक्स के लिए कितना है 4 किलोमीटर, ठीक है ना। एक बॉक्स के लिए 4 किलोमीटर नहीं है, 7 बॉक्स के लिए 4 किलोमीटर है। तो 1 बॉक्स के लिए कितना होगा 4/7। समझ में आया। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे हम एक और बॉक्स एक और स्टेप बढ़ा देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 स्मॉल बॉक्स, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं ना, हैंस 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू हो जाएगा 4/7 किलोमीटर। अगर यहाँ पे 1 रखना है तो 7 नीचे जाएगा। ओके, तो ये 40 डिवाइड बाई 7 आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5.71 के आसपास, 714 किलोमीटर। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सी व्हेन बी पासिस ए आपको मिल गया। अभी ये क्वेश्चन डी, हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। अब ये मैंने ड्राइंग किया हुआ है वो मैं निकाल देता हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के लिए रखना है तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। चलो ये सब मैं निकाल देता हूँ, जो मेरा खुद का ड्राइंग है वो। हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। अब ये चेक करना है। चलो ये बी है, सी का ग्राफ कहाँ पे है, ये वाला। ओके, तो फिर दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। दिख रहा है आपको, अलग कलर से दिखा देते हैं। चलो ठीक है ना। अब डिस्टेंस उसी टाइम के लिए, मतलब ये टाइम हो गया, उस टाइम के लिए हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल्ड, मतलब बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। बी ने कहाँ से स्टार्ट किया था वो देखो, 0 से स्टार्ट किया था और यहाँ तक का डिस्टेंस आपको काउंट करना है। यहाँ तक का डिस्टेंस आपको काउंट करना है। नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, अप्रोक्सीमेट 9। क्लियर। तो ये 9 बॉक्सेस है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो आंसर है डी, उसमें आप लिखोगे ऑब्जेक्ट बी हैज़ ट्रैवल्ड डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ 9 बॉक्सेस। ठीक है ना। और अगर ये नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख दो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू, कितने बॉक्सेस है 9 बॉक्सेस। और 1 बॉक्स को हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, कितना है 1 बॉक्स इक्वल टू 4/7 किलोमीटर। तो 9 इंटू 4 डिवाइड बाई 7 करो, 9 इंटू 4 डिवाइड बाई 7, तो ये आ जाएगा 5.143 किलोमीटर। ठीक है। तो ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, 9 इंटू 4 डिवाइड बाई 7। आपका आंसर आ रहा था ऐसे कुछ 5.14285 14285 ये आता ही जाएगा। ठीक है। आपको यहाँ पे 3 डिजिट तक लिखना है। तो ये आगे का जो नंबर है वो कौन सा है, 8 ग्रेटर देन 5 है, 8 ग्रेटर देन 5 है। 5 से बड़ा नंबर है, इसलिए हम आगे वाला जो नंबर है उसमें 1 ऐड कर रहे हैं। तो क्या बना 5.143 राउंड ऑफ करने के लिए। ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन 7।
क्वेश्चन 7 के लिए देखो, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। जेंटली ड्रॉप्ड उसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल स्पीड क्या हो गई, 0। ओके, हाइट क्या दी हुई है, 20 मीटर, तो हाइट वही बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो नाम दिया है वेलोसिटी, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि v इक्वल टू लिख दो। वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ, वेलोसिटी का जो रेट है उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन, इसलिए देखो यूनिट भी एक्सेलरेशन का है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन लेना है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, विथ वॉट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आपको फाइनल वेलोसिटी तो फाइंड करनी है। एंड आफ्टर वॉट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब आपको टाइम भी फाइंड करना है, ठीक है ना, वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, टाइम भी फाइंड करना है। चलो एकदम सिंपल है, तो आप सॉल्यूशन कुछ इस तरह स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले निकाल लो वेलोसिटी, कैसे, तो 2ax इक्वल टू v² माइनस u² वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो 2 हमें पता है, एक्सेलरेशन है 10, x मतलब हाइट, हाइट कितनी है 20, और इक्वल टू v² हमें फाइंड करना है और u² है 0। तो v² इक्वल टू क्या मिला आपको, 20 × 20, तो v क्या मिल गया, 20 मीटर पर सेकेंड। एकदम इजी है, देखो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यू रखो, जो चीज़ आपको चाहिए वो निकाल लो, ये हो गया। अभी आगे क्या करना है, हमें टाइम फाइंड करना है, तो दूसरा फॉर्मूला रख दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना है 20, यू कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना 10, और t निकालना है, तो t इक्वल टू बन जाएगा 20/10, दैट इज़ 2। तो ये आपको टाइम मिल गया 2 सेकेंड, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो गया। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन फिगर। सबसे पहले पूछा है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। Shade the area on the graph that represent the distance traveled by the car during the period। और वो एरिया आपको शेड भी करना है। तो समझो यहाँ पे जो 4 सेकेंड है वो यहाँ तक मिल रहा है, जो 4 सेकेंड है वो यहाँ तक है, देखो ये, तो उतना एरिया हम शेड कर देंगे। पेंसिल की हेल्प से आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे एक अलग पेन यूज़ कर रहा हूँ। देखो ड्राइंग भी अच्छा है ना मेरा। ओके, तो ये मैंने एरिया अलग से दिखा दिया, ओके। और ये जो एरिया दिखा है वो किसके लिए है, कौन से आंसर के लिए है, तो ये हमारा आंसर है ए का, ठीक है। अब ये डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ, क्योंकि ये स्पीड टू टाइम ग्राफ है ना। तो एरिया निकालने के लिए मैं दो चीज़ कर सकता हूँ, या तो ये हर एक छोटे छोटे स्क्वायर का एरिया निकाल लो, ठीक है ना, फिर नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट कर लो, और जो एक का एरिया है उसको नंबर ऑफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। बट ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। यहाँ पे आप ये अप्रोक्सीमेट ट्राइंगल ले सकते हो, अप्रोक्सीमेट ट्राइंगल ले सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो वो कर्व्ड पाथ है वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। अप्रोक्स डिस्टेंस
traveled in first 4 seconds. ओके, तो डिस्टेंस इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा. क्योंकि ट्राइंगल बन गया. अब बेस कितना है 4 सेकेंड और हाइट कितनी है, देखो यहाँ से ये हाइट कितनी है 6, तो 6 4 जार 24 डिवाइड बाई 2 12 और ये मीटर पर सेकंड में था तो ये आंसर आएगा मीटर. ग्राफ में जो दिया था स्पीड वो मीटर पर सेकंड में था, टाइम सेकंड में था, इसलिए आंसर आया हमारा मीटर में. ओके उसके बाद भी कुछ पूछा है. बी, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन. विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन. चलो, यूनिफॉर्म मोशन कौन सा पार्ट दिखाता है. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब रहेगा जहाँ पे स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाए, जहाँ पे स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाए. तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये 6 सेकेंड है, उसके बाद देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 6 सेकेंड. उसके बाद वाला ग्राफ देखो तो आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आता है, ये वाला देखो. मतलब क्या हुआ कि हर एक टाइम पे स्पीड एक ही है और अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो ये कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है. तो यहाँ से स्टार्ट करके ये जो पूरा ग्राफ है वो दिखाता है यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है ना. 10 सेकेंड तक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उसके बाद इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ग्राफ में नहीं है. तो आप लिख सकते हो बिटवीन 6 सेकेंड टू 10 सेकेंड द मोशन इज़ यूनिफॉर्म. ठीक है ना. आप लिख सकते हो बिटवीन 6 सेकेंड टू 10 सेकेंड द मोशन इज़ यूनिफॉर्म. ओके, तो ये आंसर आप खुद लिख लोगे. अभी हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दिस. ठीक है ना. तो सबसे पहले ए में देखो. चलो, ये एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ ज़ीरो वेलोसिटी पॉसिबल है, तो पॉसिबल है. ठीक है. तो यहाँ पे तो पहले बोल दो पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल. फिर आपको एक एग्जाम्पल देना है. अब एग्जाम्पल आपको ओन वर्ड्स में लिखना है. तो आप लिख सकते हो ओन वर्ड्स में भी, और यहाँ पे मैं भी आपको लिख के दे रहा हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. यहाँ पे आप लिख सकते हो व्हेन अ बॉल, बॉल है या तो कोई भी स्टोन ऑब्जेक्ट कुछ भी है. ओके, व्हेन a ball is thrown up. Okay, when a ball is thrown up at maximum height, at maximum height, okay, it has zero velocity. At maximum height it has zero velocity. अगर ज़ीरो वेलोसिटी है इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ से बॉल ऊपर गया, ये ज़ीरो वेलोसिटी है, तो क्या ज़ीरो वेलोसिटी है वो ज़ीरो ही रहती है? बिल्कुल नहीं, वो वापस भी तो आता है. मतलब यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वैल्यू ज़ीरो है बट वेलोसिटी चेंज तो होगी, और जहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई वहाँ पे एक्सेलरेशन है. तो यहाँ पे लिख सकते हो इट हैज़ ज़ीरो वेलोसिटी बट नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन. तो बट एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो भी किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी. ये एक एग्जाम्पल है. आप ऐसे कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो.
ठीक है ना। जैसे कि हम स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग में भी आपको पता है कि जब ये ऑसिलेट करती है तब मैक्सिमम सपोज यहाँ तक नीचे गई, तो जहाँ पे वो मैक्सिमम नीचे गई है वहाँ पे उसकी वेलोसिटी एक टाइम के लिए ज़ीरो होती है। यहाँ से वो नीचे गई, यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हुई और उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट किया। तो ये भी एक एग्जांपल है ज़ीरो वेलोसिटी बट नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो लिख सकते हो आप। उसके बाद बी देखो, बी में क्या पूछा गया है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये भी पॉसिबल है। कैसे, सोचो कि ऑब्जेक्ट जा रहा है एक डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन है वो उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तो हमने सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट देखा था। तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। सपोज मैं यहाँ पे लूँ तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये एंगल क्या बना बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, 90 डिग्री, है ना। तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई स्टोन है उसको आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करो, हाँ वो आगे जाके कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और नीचे गिरेगा ये ज़मीन पे। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करो तो ये ज़मीन पे गिरेगा। तो जब हमने थ्रो किया था तब उसकी वेलोसिटी थी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो ऑलवेज नीचे की ओर होता है। तब भी यहाँ पे एंगल क्या बनता था, 90 डिग्री। तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स खुद से सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख सकते हो। मैं यहाँ पे एक आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं when an object is moving in a circular when an object is moving in a circular motion, its acceleration is perpendicular to its velocity. Its acceleration is perpendicular to its velocity. ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। चलो रेडियस कितनी है, तो रेडियस दी हुई है 42250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। टाइम कितना लग रहा है, 24 आवर्स। सिंपल है, आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड। अब स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या रहेगा, सर्कुलर मोशन है तो सरकमफरेंस जितना 2πr डिवाइड बाई टाइम कितना है 24 आवर्स। 2 इंटू 3.14 इंटू ये है 42250 और डिवाइड बाई 24। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आएगा 11055 बट 0.4 नहीं लिखोगे तो आप चलेगा, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर। ये मिल गई स्पीड। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन है। ओके, अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लो लिख के, और अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 मोशन फिनिश हुआ। नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हो आप।
और कोई भी छोटा सा डाउट भी ना रहे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करना है, हर एक थियोरी को समझ लेना है, नोट्स अच्छे से बना लेनी है, और कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।